नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हां दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। ममता बनर्जी की बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील। सोनिया गांधी, शरद पवार समेत विपक्षी नेताओं को लिखा पत्र। बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक तरफ चुनावी महासंग्राम पूरे उफान पर है, वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से आगे बढ़कर बीजेपी के खिलाफ देशव्यापी मोर्चा बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी विरोधी नेताओं सोनिया गांधी, शरद पवार, एम.के. स्टालिन, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल और नवीन पटनायक को पत्र लिखा है। इस पत्र में ममता बनर्जी ने सभी नेताओं से बीजेपी के लोकतंत्र और संविधान के हमले के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुट होने की अपील की है। विपक्षी नेताओं को लिखे पत्र में ममता बनर्जी ने बीजेपी और इसकी सरकार पर लोकतंत्र के केंद्र और भारत के संवैधानिक संघीय ढांचे पर हमला करने का आरोप लगाते हुए इस पर चिंता जाहिर की है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के ऐसा करने का उद्देश्य है कि विपक्षी पार्टियां अपने संवैधानिक अधिकारों और आजादी का प्रयोग न कर सके। ऐसा करके बीजेपी एक पार्टी की सत्ता स्थापित करना चाहती है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने पत्र में दिल्ली में हाल में उपराज्यपाल को असली सरकार बताने वाले कानून का जिक्र करते हुए लिखा है कि केंद्र की बीजेपी सरकार एक के बाद एक राज्यों की चुनी हुई सरकारों को राज्यपाल के माध्यम से नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। उन्होंने लिखा कि राज्यपाल निष्पक्ष संवैधानिक पदाधिकारी के बजाय बीजेपी के पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने लिखा है कि केंद्र सरकार प्रतिशोध की भावना से सीबीआई, ईडी और दूसरी एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। टीएमसी सुप्रीमो ने चुनाव के दौरान उनकी पार्टी और डीएमके नेताओं पर ईडी की रेड का भी जिक्र किया है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पत्र में राज्यों के बीच धन आवंटन में विषमता, सरकारी कंपनियों के निजीकरण और संस्थाओं को खत्म किए जाने का भी मुद्दा उठाया है। तो दोस्तों, बंगाल चुनाव में इस बार किसकी जीत हो सकती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार की देर रात हुई एंडोस्कोपी। स्वास्थ्य मंत्री टोपे ने दिया हेल्थ अपडेट। बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार की मंगलवार देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में एंडोस्कोपी की गई। उन्हें पेट में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनकी हालत के बारे में अपडेट देते हुए एनसीपी नेता और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि ऑपरेशन के बाद शरद पवार ठीक हैं। उनके पित्ताशय से स्टोन को हटा दिया गया है। फिलहाल चिंता की बात नहीं है, वो कुशल डॉक्टरों की निगरानी में है। जबकि डॉक्टर अमित मैदेव ने कहा कि कुछ टेस्ट करने के बाद हमने शरद पवार जी की एंडोस्कोपी करने का फैसला किया क्योंकि कुछ जटिलताएं थी। हम बाद में उनके गैल ब्लैडर को रिमूव करने का फैसला लेंगे। गौरतलब है कि शरद पवार की बुधवार को एंडोस्कोपी होनी थी, लेकिन मंगलवार रात को ही अचानक उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद कल देर रात उनकी सर्जरी करनी पड़ी। मालूम हो कि इससे पहले एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने ट्वीट करके पवार के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि पवार को गल ब्लैडर की समस्या है, वो खून पतला होने के दवा लेते थे, लेकिन गल ब्लैडर की समस्या के बाद उन्होंने अब दवा लेना बंद कर दिया है। पवार के अस्पताल में भर्ती होने की खबर सामने आने के बाद पीएम मोदी और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने खुद उन्हें फोन करके हालचाल जाना था। शरद पवार ने इस बारे में खुद सोमवार को ट्वीट करके जानकारी दी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों को फोन करने के लिए शुक्रिया भी कहा था। तो वहीं बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटिल ने पवार के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की थी। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि देश में कोरोना की दूसरी लहर, 80% संक्रमितों में नहीं दिख रहे हैं लक्षण। मुंबई की स्थिति खतरनाक। बता दें कि देश में कोरोना की स्थिति बहुत ही खतरनाक होती जा रही है। मार्च महीने में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ा है और 62,000 प्रतिदिन के हिसाब से केस भी सामने आए हैं। महाराष्ट्र की स्थिति सबसे खतरनाक है, जो कोरोना का एपिसेंटर बनता जा रहा है। वहां पिछले 49 दिनों में 91,000 केस सामने आए हैं। मार्च महीने में लगातार कई दिनों से महाराष्ट्र में 30,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने माना है कि प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर
शुरू हो गई है। उन्होंने जो चौंकाने वाली बात बताई है उसके अनुसार 91,000 में से 74,000 केस ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण ही नहीं है। बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल ने कहा है कि सरकार लॉकडाउन लगाना नहीं चाहती है, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं और इसी का परिणाम है कि प्रदेश में कोरोना के मामले इतने अधिक हो गए हैं। अगर लोग गाइडलाइन का पालन करें तो लॉकडाउन नहीं लगेगा। आम लोग मास्क भी नहीं पहनते, जो परेशानी का कारण है। तो देश में बढ़ते हुए कोरोना महामारी के बारे में आप क्या सोचते हैं? सरकार और क्या अच्छा कदम उठा सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि कर्नाटक सीएम की बड़ी मुश्किल। ऑपरेशन लोटस ऑडियो टेप मामले में हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ दिया जांच के आदेश। बता दें, कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑपरेशन लोटस केस में झटका देते हुए येदियुरप्पा की भूमिका की जांच करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने जेडीएस नेता नांगगौड़ा पाटिल के बेटे शरणगौड़ा पाटिल की ओर से दायर एफआईआर की जांच की अनुमति दी है। येदियुरप्पा पर आरोप है कि प्रदेश की कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को गिराने के लिए उन्होंने साजिश रची थी। बता दें कि दरअसल एक सीएम बीएस येदियुरप्पा के एक लीक 2019 ऑडियो टेप में सामने आया था, जिसमें उन्हें जेडीएस विधायकों को पैसे और पद देने की कोशिश करते सुना गया था। येदियुरप्पा एक विधायक के बेटे को इस बात के लिए मना रहे थे कि वो अपने पिता से इस्तीफा दिलवाए और फिर पार्टी बदल ले। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उन आरोपों की जांच के लिए अनुमति दे दी है जो बीएस येदियुरप्पा ऑपरेशन कमल के पीछे थे। 8 फरवरी 2019 को तत्कालीन कर्नाटक के मुख्यमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी ने राज्य के भाजपा प्रमुख बीएस येदियुरप्पा और शरणगौड़ा के बीच एक कथित बातचीत के ऑडियो टेप को जारी किया था। फोन कॉल में येदियुरप्पा ने कथित तौर पर जेडीएस के विधायकों को पैसे और कैबिनेट सीट देने की कोशिश की। उन्होंने कथित तौर पर शरणगौड़ा को 25 करोड़ रुपए और अपने पिता के लिए एक मंत्री पद की पेशकश की थी। येदियुरप्पा को कथित रूप से ये कहते हुए भी सुना गया कि गठबंधन सरकार के 12-13 विधायक कर्नाटक में भाजपा सरकार को अस्थिर करने में मदद करने के लिए तैयार थे। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। दोस्तों, आज का सवाल है, आपको बताना है कि गुजरात के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। सही जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक शानदार उपहार। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जिसमें बता दें कि अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन, रिटायर्ड जज करेंगे तफ्तीश। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच पूर्व पुलिस प्रमुख परमवीर सिंह के लेटर बम ने प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा रखी है। परमवीर सिंह द्वारा गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया है। महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक ने मंगलवार को इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि अनिल देशमुख के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए रिटायर्ड जज कैलाश चंडीवाल के तहत एक समिति का गठन किया गया है। उधर मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने परमवीर सिंह की गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग और तबादले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने परमवीर सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि अपने मंत्री के खिलाफ अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, बिना एफआईआर जांच के आदेश कैसे दिए जा सकते हैं। कोर्ट ने पूछा कि परमवीर सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उसे लेकर कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई गई। फिलहाल इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आखिर क्या है मामला, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एंटीलिया केस मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व अफसर सचिन वाजे का नाम आने और एनआईए द्वारा उसकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को हटाकर उन्हें होमगार्ड का डीजी बना दिया था। ट्रांसफर के 3 दिन बाद 20 मार्च को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर भूचाल ला दिया था। इस पत्र में परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली करने का आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि अनिल देशमुख ने पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुंबई से हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दे रखा था। इसमें मुंबई के 1750 बार से 40-50 करोड़ की वसूली शामिल थी। 8 पेज के पत्र में परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के एंटीलिया केस से कनेक्शन की बात नहीं कही थी। तो अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के बताए 3 उद्देश्य, छात्रों को रट्टा मारना होगा बंद।
बता दें कि हाल ही में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक अलग एजुकेशन बोर्ड का गठन किया था। सरकार ने इसका नाम दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रखा था। मंगलवार को बोर्ड की पहली बैठक हुई। इस मीटिंग की अध्यक्षता डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की। इस बैठक में मनीष सिसोदिया ने बोर्ड के विजन से सभी को अवगत कराया। साथ ही बोर्ड के गठन, एकेडमिक सेशन 2021-22 से इसके कामकाज के साथ साथ बोर्ड के सदस्य, मनोनीत सदस्यों का परिचय भी कराया गया। इस मीटिंग में मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अलग शिक्षा बोर्ड बनाना यहां के छात्रों को हाई क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली की जनता ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने हमारे मॉडल को पसंद किया है। हम जानते हैं कि असली काम अब शुरू होता है। अब 360 डिग्री मूल्यांकन होना चाहिए, जहां हम समग्र रूप से एक स्टूडेंट के ज्ञान, विजन और कौशल का आकलन कर पाएंगे। तो अगली बड़ी खबर में बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सीधे पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला। जानिए कि क्या कहा। बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अब की बार सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक ट्विटर यूजर के सवाल के जवाब में जो लिखा है वो भाजपा नेतृत्व को शायद ही पसंद आएगा। दरअसल पिछले कुछ समय से भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध सुधरने के संकेत मिल रहे हैं, उस पर लगता है कि स्वामी को अपनी ही सरकार पर यकीन नहीं है और उन्होंने इसके लिए सीधे पीएम मोदी पर तंज कसना शुरू कर दिया है। हालांकि पहले कई ऐसे मौके आए हैं जब उनकी आलोचनाओं से मोदी सरकार असहज हुई है, लेकिन इस बार उसका लहजा ज्यादा तल्ख है और देखना है कि अब की बार पार्टी क्या करती है। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीन और भारतीय सैनिकों को अपनी अपनी पोजीशन से पीछे हटने के बाद पाकिस्तान के साथ नियंत्रण रेखा पर भी हालात सुधरे हुए हैं। पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तान वहां किए गए वादे के मुताबिक सीज फायर पर गंभीरता से अमल कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच हालात फिर से सुधरने की उम्मीदें जगी हैं। इसके बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर से व्यापारिक संबंधों के भी पटरी पर लौटने की संभावनाएं बन गई है। शायद इसी पर तमतमा कर स्वामी ने मोदी सरकार पर कश्मीर मुद्दे पर सरेंडर करने का आरोप लगा दिया है। वैसे तो वो पिछले कुछ दिनों से लगातार अपनी ही सरकार पर हमलावर रहे हैं, लेकिन जब बुधवार को सुबह पाकिस्तान के साथ फिर से व्यापार की संभावना वाली खबर आई तो उन्होंने ट्विटर पर एक यूजर को रिप्लाई किया, कश्मीर पर सरेंडर कर दिया, पीओके को गुड बाय कह दिया। मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही मोदी लंदन में इमरान खान के साथ डिनर करेंगे। तो अगली बड़ी खबर में निकल के आ रही है कि राजस्थान में बेरोजगारों और संविदा कर्मियों के लिए खुशखबरी। 1 अप्रैल से मिलेगा भत्ता व बढ़ा हुआ वेतन। बता दें कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत 1.5 लाख संविदा कर्मियों और बेरोजगार युवक युवतियों को 1 अप्रैल से गहलोत सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल से संविदा कर्मियों को 10% बढ़ा हुआ मानदेय मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं बेरोजगार युवक युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता भी मिलना शुरू हो जाएगा। अब बेरोजगार युवकों को 4,000 रुपये और युवतियों को 4,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 फरवरी को अपने बजट भाषण में संविदा कर्मियों का 10% मानदेय बढ़ाने और बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की घोषणा की थी। प्रदेश के सभी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार युवक युवतियों को बढ़ा हुआ बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले 4 लाख गरीब बच्चों के हक पर कुंडली मारकर बैठी है भाजपा। बता दें कि दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए सूखा राशन बांटने में देरी को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। भाजपा की कड़ी आलोचना करते हुए आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने मंगलवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एमसीडी के 700 स्कूलों में पढ़ने वाले 4 लाख गरीब बच्चों के हक पर कुंडली मारकर बैठी है। सौरभ भारद्वाज ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी दिल्ली सरकार द्वारा मुहैया कराए गए राशन को बच्चों में नहीं बांट रही है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नॉर्थ एमसीडी ने राशन बांटने के लिए अभी तक टेंडर की प्रक्रिया भी नहीं शुरू की है। भाजपा गरीब विरोधी है और इसीलिए भाजपा की केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना को बिना वजह ही रोक दिया। भाजपा वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल सिर्फ गरीबों का भला कर रहा है, इसलिए देश भर से गरीब दिल्ली में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग अपने शासित राज्यों में क्यों नहीं अच्छे काम कर रहे हैं, जिससे वहां से गरीब लोग दिल्ली ना आए। अगली बड़ी खबर बंगाल इलेक्शन के हवाले से आ रही। बता दें कि अभिषेक बनर्जी की बीजेपी को चुनौती। बोले प्रचार के लिए बंगाल आने वाले नेता 2 मिनट बांग्ला बोलकर दिखाएं।
बता दें कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान में अब कुछ ही घंटों का समय बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे हैं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी और अमित शाह पर बुधवार को तीखा हमला बोला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए कई नेता दिल्ली से बंगाल आ रहे हैं। मैं उन्हें बंगाली में केवल 2 मिनट बोलने के लिए चुनौती देता हूं। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि 2 मिनट भी बंगाली बोलकर दिखाएं। मैं देश के किसी भी हिस्से में हिंदी में बोलने के लिए तैयार हूं। अलीपुर द्वार में एक चुनावी जनसभा में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अमित शाह ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान हमेशा घुसपैठिया शब्द का उल्लेख किया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है जब बीएसएफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रखवाली कर रही है और यह अमित शाह के मंत्रालय में आता है। इसके लिए अमित शाह और बीएसएफ महानिदेशक को इस्तीफा देना चाहिए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हर साल पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार को 75,000 करोड़ रुपए भेजता है, मगर जब वे अम्फान राहत के लिए 1,000 करोड़ रुपए भेजते हैं तो भाजपा नेताओं का कहना है कि ये मोदी जी द्वारा भेजा गया है, ये हमारा पैसा है, भाजपा नेताओं के पिता का नहीं है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते बंगाल के गोसाबा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया था कि भतीजा एंड कंपनी ने चक्रवात अम्फान से निपटने के लिए केंद्र द्वारा भेजा पैसा हड़प लिया। वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी, शरद पवार, तेजस्वी यादव, उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, नवीन पटनायक और एमके स्टालिन को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने खत में कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि अब वक्त आ गया कि जब बीजेपी के लोकतंत्र और संविधान पर हमलों के खिलाफ एक हुआ जाए। वहीं चुनाव आयोग को निशाना पर लेते हुए ममता ने कहा कि हम हर दिन चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वे केवल भाजपा की बातें सुन रहे हैं। अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि बॉलीवुड ड्रग्स केस में एक्टर एजाज खान गिरफ्तार। एनसीबी ने 8 घंटे तक की पूछताछ, 2 ठिकानों पर छापा मार अहम सबूत जुटाए। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता एवं टेलीविजन कार्यक्रम बिग बॉस के पूर्व प्रतिभागी एजाज खान को मादक पदार्थ मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जानकारी एनसीबी के अधिकारियों ने दी। रिमांड के लिए कोर्ट में पेश करने से पहले एनसीबी एजाज को मेडिकल जांच के लिए लेकर गया है। अधिकारियों ने बताया कि मादक पदार्थ तस्कर शादाब बटाटा से पूछताछ के दौरान एजाज खान का नाम सामने आया था। उन्होंने बताया कि जांच टीम ने इस सिलसिले में अंधेरी और लोखंडवाला इलाकों में भी छापेमारी की है। उन्होंने बताया कि एजाज खान को एनसीबी कार्यालय पहुंचने के बाद हिरासत में ले लिया गया था। एनसीबी कार्यालय में खान से ड्रग्स के मामले में करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार करने का फैसला किया गया। गौरतलब है कि एजाज खान मंगलवार को ही मुंबई पहुंचे थे। एजाज खान ने दक्षिणी मुंबई में एनसीबी कार्यालय के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए दावा किया था कि उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है, बल्कि वो खुद अधिकारियों से मिलने आए थे। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पूछताछ के दौरान जो छापेमारी हुई थी उसमें एजाज खान के घर से कुछ टैबलेट्स बरामद हुई थी। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद से ही एनसीबी बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की तलाश में जुटी है। अब तक इंडस्ट्री के कई ए लिस्ट एक्टर्स को पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। इनमें अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान शामिल है। इतना ही नहीं, एजेंसी ने पिछले दिनों में अवैध ड्रग्स रखने के लिए कुछ विदेशी को भी गिरफ्तार किया है। सोमवार को ही एनसीबी ने नवी मुंबई इलाके से एक नाइजीरियाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, जबकि इसी दिन चेन्नई में 6 श्रीलंकाई लोगों को कस्टडी में लिया था। इन लोगों को भारतीय जल सीमा पर 300 किलो हेरोइन और भारी मात्रा में हथियारों के साथ पकड़ा गया था। खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में चलेगी धूल भरी आंधी, लेकिन 6 राज्यों में भारी बारिश की आशंका, ऑरेंज अलर्ट जारी। बता दें कि देश में कई जगहों पर आंधी पानी के आसार हैं। राजधानी दिल्ली में होली के दूसरे दिन धूल भरी आंधी चलने से मौसम में परिवर्तन हुआ है, लेकिन तापमान में इजाफा भी हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक आंधियों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पारा चढ़ेगा और अप्रैल के पहले हफ्ते में ही सभी को मई वाली गर्मी झेलनी पड़ेगी। वहीं देश के दूसरे राज्यों में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एमडी के मुताबिक इन जगहों पर बिजली कड़क सकती है और ओलावृष्टि भी हो सकती है। विभाग का कहना है कि मौसम में यह परिवर्तन बंगाल की खाड़ी से चलने वाली दक्षिण पूर्वी हवाओं की वजह से हुआ है, इसलिए मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।